नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में विद्यापति के युग परिवेश के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कवि विद्यापति मूलतः मानव सौंदर्य के तो कवि हैं ही, जैसा कि सभी को ज्ञात है। उसके साथ ही मानव सौंदर्य में भी वह नारी सौंदर्य की ओर अधिक आकर्षित दिखाई पड़ते हैं। उनकी जो प्रतिभा है आजीवन नारी श्रृंगार व नक्सिक वर्णन में ही तन्मय रही। उनकी कल्पनाएं नित्य नूतन को सृजित करती हुई अद्भुत छटाएं बिखेरती हुई नजर आती हैं। यौवन के उतार चढ़ाव उन्हें नित्य नव्य व पल पल निखारती रमणीयता को नश्वरता अपना प्रभाव दिखाने लगी। रूप सौंदर्य अपनी उपमा खोने लगा। उन्होंने जतने अनेक धन पाए बटोर लहू भेली परजने खाए के मर्म को अच्छी तरह से समझा। सत्य व तथ्य की स्वानुभूति के परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक दृग खुले हुए थे। उन्होंने नारी सौंदर्य को अपूर्व, अद्वितीय और अनुपम कहकर सराहा ही नहीं, बल्कि विरह की अनुभूति को भी उन्होंने आप्लावित किया। जब भक्त अपनी लघुता को अनुभूति कर आराध्य देव की प्रभुता में तन्मय हो जाता है, तभी वह अपने उपास्य के अनंत गुणों का अपार सामर्थ्य दिग्दर्शन कराता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उसे सहज ही अपनी दैन्यता, अक्षमता का बोध होता है। इस अवस्था के चरमोत्कर्ष पर भक्त हृदय समर्पण भाव से अपना आत्मसमर्पण भगवान के समक्ष करता हुआ नजर आता है। उनके काव्य संसार में भक्त के आत्मसमर्पण भाव को इस प्रकार से चित्रित किया गया है कि हम उन्हें इन चंद लाइनों के माध्यम से देख सकते हैं। हर जनि बिसरो मोह ममता, हम नर अधम परम पतिता, तुह सन अधम उधार न दोसर, हम सन जग नहीं पतिता। युग विषयक अनुभूति को देखें हम कि किस प्रकार की थी विद्यापति जी की। तो हिंदी के जो विद्वान हैं नरेंद्र नाथ दास के मत को हम देखें कि मैथिल कवि विद्यापति अपने युग में प्रतिनिधि कवि के रूप में वह जिस प्रकार से विद्यमान थे, उस तरह से कोई अन्य देखने को नहीं मिलता। अतः उन्होंने अपनी कृतियों में जो सामयिक परिस्थितियाँ थीं उनका चित्रण किया। वह मिथिला की माटी में जन्मे वह रचनाकार थे जो अपनी सांस्कृतिक धरातल को संपुष्ट करने के साथ साथ जीवन पर्यंत तक उसी में संलग्न रहे। उनकी संवेदनाएं जगत विषयक भावलोक में विचरती रहीं। श्रृंगारी कवि होने के नाते उन्होंने युग के जो अनुरूप नायिका का नक्सिक वर्णन किया। इस संदर्भ में यह कहना समचीन होगा कि भाव विस्तार में उन्होंने मनोविज्ञान का आलंबन किया है, जिससे उनकी रचनाएं प्रवाहपूर्ण और सहज ही निकट प्रतीत होती हैं। वह संधि के अग्रसर अज्ञात यौवना का वह चित्रण उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया है। ये चंद लाइनें हम देख सकते हैं। कबहू बांधे कच कबहू विधाय, कबहू झपाए अंग कबहू उधार, चरण चंचल चित्त चंचल भान, जागल सनसिज मुदित नयन। यदि हम सामाजिक परिवेश के चित्रण को देखें तो कवि विद्यापति ने मैथिल जो रचना है उनकी या मिथिला के आंचलिक कवि होने के नाते जो रूप में लोकप्रियता अर्जित की है, उनके द्वारा वर्णित जौनपुर की वेश्याएं तथा वहाँ के जो बनैनियाँ हैं उनके वर्णन चित्र व केवल कीर्तिलता के श्रृंगार को ही देखें तो हम देखते हैं कि श्रृंगार में जिसमें वेश्याएं साकार उठी हैं, बनैनी सजीव हो उठी हैं और समूचा सामाजिक चित्र जीवंत हो उठा है। कवि ने कुसंगत से बचने का भी परामर्श दिया है। सामाजिकता के साथ ही उन्होंने शाश्वत सत्य को अपने काव्य की प्रमुख आधारशिला भी बनाया। युग धर्म की अनुरूप व उस परिवेश से उत्पन्न अनुभूतियों को उन्होंने पदावली में बड़े ही कौशल शब्दों से शब्दांकित किया हुआ है। जीवन के सार की अतल गहराइयों को आत्मसात कर जो काव्य उनकी
रसवंती लेखनी से लिखा गया वह युगानुभूति का प्रतिबिंब है। रचनाकार ने युग धर्म को सम्मान के साथ निभाया है। मुक्त काव्य परंपरा के अंतर्गत हम यदि विद्यापति को देखें, या हम कह सकते हैं कि विद्यापति कृष्ण के भक्ति के आसक्त कवि हैं या मातृश्रृंगारी कवि हैं, इस बारे में भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। इस परिवेश में हम यदि उनको चित्रित करें तो वो काव्य स्मृति व स्मरणिक स्वरूप के द्वारा हम उनका चित्रण कर सकते हैं। गद्य का पूर्ववर्ती उनको कहा जाता है, फिर भी वस्तुतः ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक काव्य व उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सत्यता के निकट न पहुँचने की अपनी अनभिज्ञता के कारणवश ही भाषा वैज्ञानिकों तक ये पद्य को गद्य का अग्रज घोषित करने की भूल की गई है और इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को अनदेखा कर दिया गया और अनायास शब्द सापेक्ष अथवा तुलनात्मक है। जो कार्य विशुद्ध रूप से अनायास प्रतीत होते हैं, उनकी भूमिका में प्रयास का अभाव नहीं होता। भाषा किसी भी राष्ट्र की हो, अपेक्षाकृत अनायास अभिव्यक्ति को द्वारा ही अभिव्यक्ति की पूर्ववर्ती हो सकती है। वास्तव में दैनिक प्रयोग की भाषा ही परिष्कृत होकर काव्य भाषा तब बनी जब जीवन के किसी दुर्लभ सत्य या सुंदर अनुभूति को परिवर्तित पीढ़ियों के लिए तथा अपने अतिरिक्त औरों के लिए सुरक्षित रख छोड़ने की आवश्यकता का प्रादुर्भाव हुआ। यह सत्यता या अनुभूति भाषा ही कालांतर में भाव, सौंदर्य व कल्पना से अलंकृत कर दी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्यापति की जो भाषा विषयक उनका जो लगाव था, उनकी जो भाषा की मिठास थी, वो इस कारण से भी दिखाई पड़ती है। कवि विद्यापति के जो पद हैं वो मुक्तक रूप में समस्त उसमें विशेषताएं तो पाई ही जाती हैं, उसके साथ साथ उसमें पद शैली का भी निखार चरमोत्कर्ष बिंदु तक पहुंचा है। काव्य की अनेक विधाओं की तरह गीत काव्य चूँकि सचेत बुद्धि व्यापार से उत्पन्न वस्तु नहीं है, इसलिए आदि मानव के अति पुरातन और आरंभिक भावों के साथ ही गीत काव्य का जन्म हुआ। हालांकि यह कहना कठिन है कि गीत काव्य का आविर्भाव निश्चित समय क्या है, उसकी समय अवधि को हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, किंतु इतना सत्य है कि संवेगों की तीव्रता और उद्वेलन का सामान्य जो परिस्थितियां थी, उसमें भावाकुल अभिव्यक्ति के स्वरों का रूप लिया ऐसे शब्द और अर्थ तथा उसकी पुनरावृत्ति, यही गीत काव्य के आदि स्रोत रहे हैं। महादेवी वर्मा का मत है कि संभव है कि जिस प्रकार मेघ को घुमड़ता फिरता देखकर मयूर नाच उठता है, उसी प्रकार मनुष्य ने भी पहले अपने भावों का प्रकाशन ध्वनि और गति के द्वारा किया हुआ होगा। भारत में गीत काव्य की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। लोकगीत में परंपरा का तो लिखित प्रमाण नहीं मिलता, किंतु साहित्यिक गीतों में बहुत पहले लोकगीत का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। वर्तमान संदर्भ में केवल साहित्यिक गीतों में ऐतिहासिक परंपरा और विकास क्रम विचार हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित है, क्योंकि इस परंपरा में उनका स्थान निर्धारित कर परवर्ती जो गीत परंपरा है उनके प्रभाव का आकलन करना उपेक्षित होगा। गीत का विकास यात्रा को हम देखें तो सिंहावलोकन करने से हमें पूर्व उन्हें प्रमुख तत्वों पर विचार करना भी आवश्यक रहेगा। और वो तत्व क्या है? हीगल ने कहा कि गीत काव्य में कवि जगत के सारे तत्वों को अपने में समाहित करता है, अपने वैयक्तिक भावों को प्रभाव से इसे पूर्णतः आत्मसात करता है और इसे आत्मपरकता को सुरक्षित रखने वाली शैली में अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार हीगल के जो परिभाषा है या हीगल ने जिस प्रकार से कहा गया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं, या इसे हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। वैयक्तिक या आत्मपरक, भावात्मक कल्पनाशीलता
और गेयता या संगीतात्मकता। यदि हम यूनानी भाषा में लॉयर नामक वाद्य यंत्र पर गाए जाने वाले गीत को लिरिक्स जिस प्रकार कहा गया, आगे चलकर यूनानी जो लिरिक थे वो वर्गीकरण उनका 3 भागों में हुआ: समूह गीत, एकात्मक गीत और नृत्य गीत। समूह गीत कौन से थे? जिसे समवेत स्वरों में गाया जाता था। और एकात्मक गीत, इसे एक ही व्यक्ति गाता था। और नृत्य गीत, जैसा कि शब्द से ही व्याख्यायित हो रहा है कि इसे नर्तक के साथ गाया जाता था, नर्तन किया जाता था और उसके साथ ही इन गीतों को गाया जाता था। सुप्रसिद्ध रचनाधर्मी महादेवी वर्मा ने भी गीत काव्य के मर्म को, उनकी जो आदिकता है, उनका संगीतात्मकता है, कुछ इन शब्दों में शब्दांकित किया है। चिड़ियों से खेत की रक्षा करने के लिए मचान पर बैठा हुआ युवक कृषक जब अचानक खेत और चिड़ियों को भूलकर बिरहा या चैता का गीत गा उठता है, तब उसमें खेत खलिहान की कथा न कहकर अपने किसी विरह मिलन की जो स्मृति होती है उसी को दोहराता है। यानी कि वो ताक तो रहा चिड़िया होता है खेतों की सुरक्षा के लिए, लेकिन मन के भावों को वही शब्द फूटते हैं जो उसके मन में रहते हैं, जो उसके विचारों में रहते हैं। तब वो चिड़ियों का जो उड़ाना वो भूल कर वो क्या कहता है, विरह या चैता के गीत गाता है जो उस समय उसकी तन्मयता में शामिल रहते हैं। चक्की के कठिन पाषाण अपनी सांसों की कोमल जो उसे बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुई दरिद्र स्त्री जब इस प्रयास से रागमय करती है तो उसमें चक्की और अन्न की बात न होकर किसी आम्रवन में पड़े झूले की मार्मिक कहानी कहती हुई दिखाई पड़ती है। तब वह उस जो स्त्री है जो अनाज पीस रही है, तो वो जो पत्थर है उसकी चरमराहट को न भूलकर वह ऐसे किसी अपने भाव में चली जाती है और उसके मुंह से अनायास ही राग निकलता है कि जैसे आम्र के किसी वन में वो झूले में झूल रही है। उस मार्मिकता के भाव को वह अपने कंठ से बयां करती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्यापति जी का जो काव्य रचना है वह किस प्रकार से लोगों के लिए तो कर्णप्रिय है ही, साथ में विद्यापति का जो युग परिवेश है वह भी अपने आप में अनूठा है। तो इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।